नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है कि आपके सामने असल मौजू और मसला रखने से पहले ये ज़रूरी है कि वजाहत कर दी जाए कि हमारे मुल्क के अंदर जो आम तौर पर राय डेवलप की जाती है और इस्टेब्लिशमेंट से मंसूब की जाती है वो इंतहाई गलत होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे सोचती है और हमारे मुल्क की क़यादत जो है किस तरह से आगे चलती है। देखिए, इतना बड़ा हमारा दुश्मन है, हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा हिंदुस्तान, लेकिन हमने उसके नाक में दम कर रखा है। तो जाहिर बात है हमें कोई ना कोई तो ऐसी जहानत होगी, कोई ना कोई ऐसा तरीका कार होगा जिससे ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। ये मुमकिन इस तरह से थ्रू ए थिंकिंग या थॉट प्रोसेस जहाँ पे मुख्तलिफ आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है। गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन रिकन्सिडर भी किया जाता है और पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा, लंबी बात करूँगा नहीं। बात कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि आज जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका की, वो तशरीफ़ ला रही। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिलखुसूस एम्बेसी में, कॉन्सुलेट्स में देखा जाता है और अमेरिका में भी देखा जाता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो सबसे पहले अंग्रेज़ी में वी वेलकम द विजिट ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट of the United States of Pakistan, United States of America, and we look forward to a new chapter in Pak-US relations, which are going to dramatically change the nature of the relationship. Let bygones be bygones, and it is interesting to note that in our new relationship, we will try to negotiate on equitable grounds what is in the benefit of both the countries, regional peace, and especially the economic prosperity of Pakistan and the increased role of Pakistan in the Asia Pacific region. तो बड़ी अहम मैंने बात की है। तो खैर मकदम करते हैं, अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी आ रही हैं और उनके आने के बाद मुल्की हालात के अंदर और पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली आप देखेंगे। सीपैक के मंसूबे के मुतालिक मुख्तसरन बात यह है कि उसको अब आप भूल जाएं, ठीक है ना। सीपैक का मंसूबा एक याद माजी है और इसके साथ साथ बैरूनी कर्ज़ों की बात भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो आएंगी तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। क्योंकि उनके आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने चंद चीज़ें अपनी विश लिस्ट में भेजी होंगी, तो आपको पता होगा कि उनका आना और किसी का जाना। नहीं समझे? मैंने बड़ी गहरी बात की है। इधर देखें, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की आ रही हैं और उनके आते ही किसी को जाना पड़ गया। कैसा दिया? बात इतनी गहरी कर दी मैंने, समझ सबको आ गई, पकड़ मुझे कोई नहीं सकता। तो इसके माने ये हैं कि उन्होंने आने से पहले अपनी विश लिस्ट दी थी कि भाई ये काम आपको करने पड़ेंगे, हम आपको मिलने के लिए आएंगे। यकीन करें, पूरा दिन टेलीफोन की तरफ देखते रहते हैं कब जो बाइडन फ़ोन करेगा। जैसे एक दफ़ा मुझे भी कॉलेज में इश्क हो गया था ना, तो मैं हर वक्त फ़ोन की तरफ देखता कब उसका फ़ोन आएगा, कब भाई। फिर फ़ोन बजता था, मैं उठाता था, तो वो फ़ोन में यही आ रहा होता, आपने अपना बिल अदा नहीं किया। तो खैर बात ये कि अभी ये मामला हो गया पाकिस्तान का कि तड़प रहे हैं हम कि किसी तरह जो बाइडन हमें फ़ोन करते हैं, लेकिन एक जो बाइडन साहब हमें फ़ोन नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आज पहली दफ़ा पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर गुजारिश करता हूँ सदर जो बाइडन साहब से, सर प्लीज़ माड़ा जा गौर इत्थे भी थोड़ा हमारी तरफ भी गौर करें। हमारा इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार है और ये तो मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं जी ये हमने दूसरों की जंग लड़ी। मैंने तो नहीं लड़ी, आई डोंट नो लोग ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने दूसरों की जंग लड़ी, मैंने नहीं लड़ी भाई। वो जिसने लड़ी मुशर्रफ, वो अय्याशी के अंदर बैठा हुआ, फुल इंजॉय, मजे नहीं लाइफ। हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं हमने उनकी जंग लड़ी, हमने किसी की जंग नहीं लड़ी। और मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कि कर्जे माफ हो जाएंगे अगर आंटी के साथ सही डायलॉग किया। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वेलकम करता हूं सर आपको। बहुत शुक्रिया। मेरी इस मज़ेदार गुफ्तगू से मेरे ख्याल से आप महसूस तो हो रहे होंगे और बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर आपकी गहरी नज़र भी है। आप जानते हैं कि ये बैरूनी कर्ज़ों का कितना अहम ताल्लुक है IMF का, वर्ल्ड बैंक का और दीगर ममालिक से जो हमने पैसे पकड़ रखे हैं, इनका पाक अमेरिका ताल्लुकात से कितना अहम ताल्लुक है। मेरी ऐसी तवक्कुआत हैं, क्योंकि आप काफ़ी दफ़ा वाज़े कर चुके हैं कि इस हुकूमत ने अपने 3 साल में इतने कर्ज़े ले लिए, आज आप उनका तखमीना भी बताएंगे,
मेरे ख्याल से उसमें आज हमें बहुत रिलैक्स और रिलीफ मिलेगी अगर हमारा डायलॉग ठीक हो जाता है अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, क्योंकि रूठों को मनाना अब हमारी मजबूरी बन गई। लेकिन आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा और आप अपना पर्सपेक्टिव खुल के पेश करें, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप खुलखुला के बात करते हैं। बिल्कुल जैसे मेरी बात मुख्तलिफ सिफारतकारों और सिफारत खानों में सुनी जाती है, आपकी आवाज़ उससे कहीं ज़्यादा बुलंद सुनी जाती है। जी जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने एक अच्छा फैसला ये किया है कि कौमी सलामती कमेटी को एतमाद में ले रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो अभी आपने गुज़ारिशात की हैं और दूसरी बातें हैं जो हुक्मरानों को और हमारी अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को पता है, उसकी रोशनी में जो बेहतरीन पाकिस्तान के मफाद में हो सकता है उस पर वो नेगोशिएट करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कौमी सलामती और कौमी मफादात पर कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें कहीं समझौता करें, चाहे कर्जे मिलें या नहीं मिलें। लेकिन जो कुछ हालात अफ़गानिस्तान के नज़र आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है जिसकी आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि कर्ज़ों में हमें कुछ कर्ज़े मिलेंगे, IMF को भी थोड़ा सा अहकामात जारी हो जाएंगे कि भाई इतनी ज़्यादा सख्ती इनके साथ मत करो, पैंडेमिक है, तो ज़रा बिजली के वगैरह के मामला में थोड़ा सा नरम हाथ रखो। तो ये तो तवक्को यकीनन हमें होनी चाहिए। लेकिन इन हालात में मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है कि हुक्मरान ये बैठे कि हम किस तरीके से बैरूनी कर्ज़ों पर, बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार कम करें। क्योंकि एक चीज़ है, कुछ भी हो जो है, हमें अपने अगर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है, जो न्यू ग्रेट गेम है, उसके मकासद तब्दील नहीं हुए हैं। हालात के तहत जब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो कैरी लोकल बिल भी आ जाता है, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वो आइंदा भी आता रहेगा। मगर हमारी जो मफाद है वो यही है कि कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करें, अपने ऊपर इन्हिसार करें, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एज ए चेयरमैन वायदा रहा था। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये जो अब शेकल्स हैं, मैं वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहता, ये शेकल्स ऑफ स्लेवरी जो अब पाकिस्तान ने पहन लिए हैं, जिन्हें हम कंगन समझ रहे हैं, लेकिन ये कंगन नहीं, हथकड़ियाँ हैं कर्ज़े की। इन हथकड़ियों को पहनकर हम ऐसी मजबूर कैफियत और सूरत हाल में आ चुके हैं कि हम वेस्ट के अब ग़ुलाम बन चुके हैं। और अगर हमने इन हथकड़ियों को खुलवाना है तो बड़े टेक्टफुल तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ले जाना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस फिर आपके मौक़िफ़ की और मज़ीद तफसील भी लेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। है अखबार में, और मैंने देखा उससे, तो मैंने कहा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ उसे डिस्कस करूंगा। सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत आइंदा 3 माह में मज़ीद तकरीबन 5,880 रुपये के कर्ज़ लेने की मनसूबाबंदी कर रही है? तो ये थोड़ा सा मुझे वजाहत कीजिएगा कि ये शायद कमर्शियल बैंकों से, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बेसिकली ख़बर से रिलेट कर रहा हूँ उसे, कि ये कर्ज़ कमर्शियल बैंकों से लिए जाएंगे। तो ये कुछ मेरी बात इतनी समझ में नहीं आई, और इसकी वजाहत आपसे चाहिए कि मुस्तक़बिल के अंदर अगर पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान का इतना ज़्यादा कर्ज़े लेने का इरादा है तो उसका मंतक भी मुझे थोड़ा सा समझाइएगा और कुछ मतन भी मुझे समझ में आए। जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पिछले हमारे 3 साल गुजरे हैं, इसमें हमारे जो मजमूई कर्जे बढ़े हैं वो हैं 18,000 अरब रुपया। वो बनते हैं 6,000 अरब रुपया साल। इससे पहले जो हुकूमत थी उनमें ये 6,000 अरब रुपये साल का जो इजाफा हुआ है, वो उनका इजाफा जो था वो 2700 अरब का था। इसका मतलब दुगने से ज़्यादा हो गया। तो ये मौक़िफ़ जो असल में हुकूमत का था वो गलत था कि हम कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि हमें पुराने कर्जे वापस करने हैं। पुराने कर्जे जब वापस करते हैं तो इजाफा नहीं हुआ करता, बुनियादी बात। लेकिन ये भी जो कर्जे हैं, इसका 80% जो इन्होंने कर्जे लिए हुए थे उसको वापस करना है। वो जो है ना तकरीबन 600-700 अरब, इसमें हमारे 700 अरब बढ़ेंगे, बाकी हमें वापस करने हैं जिसकी ड्यू डेट आ गई थी। तो वो तो 700 अरब रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि आपके डोमेस्टिक डेट जो बढ़ते रहे हैं वो तो 3400 अरब रुपए साल के बढ़े हैं इस 3 वर्षों में जी। तो ये परेशानी की बात नहीं है। इस वक्त मेरे हिसाब से जो बहुत बड़ी परेशानी है, जिस पर शायद नींद नहीं आनी चाहिए,
वो ये है कि जो पिछले 15 महीने गुजरे हैं हमारे पाकिस्तान में, उसमें 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हो गया, जो कि पिछले साल की इसी मुद्दत से कोई 13 अरब डॉलर ज़्यादा है। यानी हमने शुरू में मईशत को चोक करके जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया था, जिसकी वजह से शरह नमो सुस्त हुई थी, अब वो वापस उसी जो है 2017-2019 पर आपका इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट जा रहा है। तो असल खराबी है कि हमने तो अपना वक्त गुजार दिया मईशत को चोक करके, शरह नमो सुस्त करके करंट अकाउंट को कम करने के लिए। वो पॉलिसी गलत थी। अच्छा, यानी इसको अगर मैं अंडरस्टैंड करूं आपकी बात को, तो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डेट आपके लिए इतना ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ज्यादा कंसर्न की बात है जो पाकिस्तान फॉरेन डेट एक्वायर कर रहा है। मैं करेक्ट, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया? नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो ये है, बड़ी अहम बात मैं आपको कर रहा हूँ कि देखिए, हम अगर 3400 अरब रुपया सालाना इजाफा करते हैं डोमेस्टिक कर्जों में, और उसकी शरह सूद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कि डिस्काउंट रेट आपका जो है आपको भी पता है कि डिस्काउंट रेट कितना हाई है, तो इसलिए वो तो उसमें तो सूद बढ़ेगा। लेकिन मसला है कुछ और भी। मसला ये है कि हमारा इस साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 12 अरब डॉलर से ज्यादा रहने वाला है। ये वही है जो 2017 में थी और 2019 में। हालांकि गवर्नर स्टेट बैंक अभी भी कह रहे हैं कि 3% GDP का, यानी 6 अरब डॉलर ये प्लस। तो मेरा कहना, जो बुनियादी परेशानी की मैं गलत पॉलिसी की निशानदेही कर रहा हूँ कि आपने बड़ा अरसा गुजारा करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए, मईशत को चोक कर दिया, शरह नमो सुस्त करके गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दी। अब फिर दोबारा गलत पॉलिसियों की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट वहीं जा रहा है जहां 2017 में और 2019 में था। एक तो ये बात हो गई। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अगर आपके मई से अब तक 18 रुपए डॉलर में गिर गए, एक डॉलर में 18 रुपए गिरे हैं मई से अब तक, तो आप इस तरीके से देखिए कि अगर आप 100 डॉलर इंपोर्ट करते थे जिस वक्त इमरान खान साहब आए थे, तो उसके जो रुपये बनते थे वो 12,400 बनते थे, आज बढ़ रहे हैं 17,000। तो ये तो 5,000 तो वैसे ही बढ़ गया इंपोर्ट में। फिर उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, उसमें आपकी सेल्स टैक्स बढ़ेगा, फिर आपका तो ये जो 55 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, उसमें इतना बेतहाशा महंगाई आ जाएगी, इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो सवाल ये कि ये जो रुपए की कदर गिरी है, ये गिरी नहीं है, ये गिराई गई है। अल्फाज इस्तेमाल करूं, गिराई गई है। और आपने ये जो गिराई है अपनी गलत पॉलिसियों से, क्या हम उसका दिफा कर सकेंगे? क्या हम उसका जवाब पेश कर सकेंगे कि गिराई गई है? मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, आपको याद होगा हमने ये कहा था कि पेंडेमिक की आड़ में आपने शरह सूद इतने कम किया जितना दुनिया में किसी ने नहीं किया था। उसके बाद आपने सस्ते शरह पर कर्जे दिए, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था ये गाड़ियां खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तबाही आएगी। अब वही हो गया। स्टेट बैंक ने एडमिट कर दिया कि गाड़ियां खरीदी गई, गैर जरूरी इंपोर्ट्स की गई। तो जब आप ये करेंगे तो रुपए तो गिरना ही था। फिर आपने तजारती शोबे को ये कहा कि जनाब आप जी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं वजाहत कर दूं नाजरीन को भी कि नाजरीन, कल आप लोगों से इस सिलसिले में डिस्कशन हुई थी कि पाकिस्तान की टॉप इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ब्रेकडाउन आपको दूंगा, और बिल्कुल आपको मैं वजाहत के साथ बताना चाहूँगा। ये OEC की वेबसाइट है, जाहिर बात है डेटा थोड़ा पुराना है, 2019 का डेटा है, अभी तो 21 चल रहा है। 21 के तो लेकिन नंबर्स आपको मिलना मुश्किल होंगे। तमाम पाकिस्तान की टॉप इंपोर्ट्स उस वक्त पर जो थी, रिफाइंड पेट्रोलियम $4.7 बिलियन, क्रूड पेट्रोलियम $3.29 बिलियन, पेट्रोलियम गैस $3.24 बिलियन, पाम ऑयल $1.66 बिलियन, स्क्रैप आयरन $1.43 बिलियन। सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर इंपोर्ट के हिसाब से, सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं चाइना से कर रहे हैं $14.7 बिलियन। उसके बाद UAE से हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, $5.93 बिलियन। यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम इंपोर्ट करते हैं, आप हैरान होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम इंपोर्ट करते हैं $2.59 बिलियन और सऊदी अरेबिया $2.23 बिलियन। इंडोनेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं $2.08 बिलियन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, आगाज़ में भी मैंने ये बात की थी कि, और ज़ाहिरी बात है इस बात में बड़ी गहराई भी है, वो ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात जो हैं
उसमें हमने इजाफा देखा है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने तो तखमीने के साथ उसे पेश किया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने कितने कर्जे लिए हैं और उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू भी उन्होंने रेस किया है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, 2-3 चीज़ों की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। वो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की मईशत की डायनेमिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं। आपने भी तहकीक कर रखी है, हमारे भी शोबा तहकीक ने कुछ चीज़ें बताई हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कैश 22 सिचुएशन के अंदर हैं। ये करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट वाला इशू जो आपने हाईलाइट किया है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए पाकिस्तान के पास इंडिजिनस रिसोर्सेज नहीं हैं। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकेंगे, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हम कोई वसाइल से माला माल नहीं है। मौजूदा तौर पर हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं, बड़े चैलेंजेस का शिकार हैं और हमारी इसेंशियल इंपोर्ट्स ऐसी हैं कि उन पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान का ट्रेड का और बिलखुसूस इंपोर्ट का बिल का जो सिचुएशन है उसमें कोई इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप वजाहत कीजिए। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत ने पहले 2 साल जो थे उसमें इंपोर्ट्स में 14 अरब डॉलर की कमी की थी, नंबर 1। दूसरा ये था कि ये रिकॉर्ड पर है। दूसरा ये था कि जो आप इंपोर्ट्स की लिस्ट लेटेस्ट जो है जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी अशिया हैं जिनकी इंपोर्ट्स करने को मैं गुनाह समझता हूं, लेकिन हम कर रहे हैं। हाँ। नतीजा एक मैं बड़ा आपको वाज़ह एक बात कह दूं आपसे जी। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें $120 या उससे ज्यादा थी तो उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम थी। आज $80 पर है और ज्यादा है। तो सोचने की बात है। हालांकि हमने टैक्सों में हुकूमत ने कमी कर दी है, पेट्रोलियम लेवी में कमी कर दी है, लेकिन $120 की जब कीमतें थी तो पाकिस्तान में कम थे, आज ज्यादा है $80 की। मतलब क्या है, आपने रुपए की कदर गिरा के पूरी उसको स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। अब क्या होगा कि जब आपने कीमतें कम बढ़ाई तो उससे ये हमारा बजट खसारा बेतहाशा बढ़ रहा है। पेट्रोलियम लेवी जो है इनको अब आप ये देखेंगे कि आने वाले महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत में ज़बरदस्त इजाफा होगा, फिर शरह सूद में इजाफा होगा, फिर रुपए की कदर में इजाफा होगा, फिर आलमी मंडी में जो है वो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, आलमी मंडी में जो अशिया आप इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो ये जो चीज़ है ये किसी इक़दाम का तकाजा करती है। मैं वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है, जो रिसोर्सेज हैं, जो सलाहियत है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर अशराफिया की मईशत को खैरबाद कहने के लिए तैयार हों। अशराफिया से मेरा मतलब है मुल्की अशराफिया और एक बैरूनी अशराफिया, जिसका तस्करा आपने बड़ी तफसील से शुरू में कर दिया। तो हम तो बैरूनी अशराफिया को भी खुश कर रहे हैं, मुल्की अशराफिया को भी खुश कर रहे हैं। यहाँ पर जो चैलेंज है वो ये है कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इस चीज़ को तो रिकग्नाइज हमें करना पड़ेगा कि इस वक्त ग्लोबली यूएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि IMF, वर्ल्ड बैंक के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत है। अगर आज डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तशरीफ़ लाती हैं, हमारे जो भी यहाँ पर दलाइल हैं वो सुनती हैं, हमारी बातों हमारी वजाहतों को सुनती हैं, उसके बाद वो मुतासिर होती हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाता है, नए US पाकिस्तान ताल्लुकात के ऊपर कुछ पेशरफ्त होती है, तो हो सकता है जैसे माजी में मुशर्रफ साहब के दौर में हाथ हौला रखा हुआ था, आप भी हाथ हौला रखें। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने जो किताब लिखी थी दहशतगर्दी सियासत मईशत, उसमें ये कहा था कि जब हमारे मुशर्रफ साहब ने उनकी तमाम शराइत से ज़्यादा मान ली तो अमेरिका ने खुश होकर ये कहा था कि जो कुछ इक़दाम पाकिस्तान ने, मुशर्रफ साहब ने उठाए हैं, उसके सिले में हम पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां ज़रूरत है ज़िंदगी की खुशहाली होगी और ये कर्जों के बोझ से निजात हासिल कर लेगा। वो एक बयान था सियासी, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के अवाम भी तबाह हो गए और वार ऑन टेरर भी हो गई, 2007 में बहरान भी आ गया, कर्ज भी बढ़ गए। लेकिन नोटू तो बहुत मिला ना, नोटू तो बहुत दिया उन्होंने मुशर्रफ साहब को, नोटू तो बेतहाशा दिया, यकीन करें। लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी मुशर्रफ साहब। मैं नहीं एग्री करता, आप बताएं। जी मैं तो जानता हूँ 2007 में पाकिस्तान की मईशत बहरान में थी या नहीं थी, नंबर 1। 2008 में जब गए तो आप IMF के पास भागे कि नहीं भागे, खत्म हो गई बात। वो आपने $7 अरब के आपने बेतहाशा निष्कारी तो हमारे माहिरीन सर, हमारे माहिरीन कहते हैं वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान की इकोनॉमी का। नहीं, मैंने आपसे कहा कि 2007 में हम बहरान का शिकार थे, 2008 में हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते
बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन उनको आप इतना ज्यादा ना चले जाएं कि अपने आप को दांव पे लगा दें। मैं सिर्फ ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं आज देखें, भी अच्छा पाकिस्तान की पॉसिबिलिटीज, मईशत में इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज देखते हैं। आपके सामने इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज रखता हूं। जाहिर बात है स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज के बारे में तो आप बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, आपने किताब भी लिख रखी है। इकोनॉमिक जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि वो हमारे साथ ये नेगोशिएशन के नतीजे में ये होता है, जो भी हम लेन देन करें ऑन स्ट्रेटेजिक ग्राउंड, लेकिन ये होता है कि पाकिस्तान को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। माजी में जैसे कुछ एक पैकेज मिला हुआ था सालाना बुनियादों पर, तो दिफाई अखराजात के अंदर भी कुछ शेयरिंग का जो है वो कुछ एक पोर्शन हमें मिल जाया करेगा। कुछ मैं कहूँगा कि अरबों डॉलर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन मिल जाएगा विच वुड बी एबल टू फाइनेंस अस बेटर व्हेन वी हैव टू एनहेंस आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें रिलीफ की फॉर्म में FATF की तरफ से कुछ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो जो तलवार लटक रही है मुस्तकिल, हो सकता है वो तलवार हमारे ऊपर से हटा दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि IMF के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हमारे कर्जा जात के अंदर की वापसी के अंदर और उनकी शराइत के अंदर कुछ नरमी आ जाए। मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने जो तरक्याती मंसूबों के लिए हमें पैसे देने हैं वो हमें जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएं। हो सकता है कि CPEC के जो फ़वाइद हम नहीं उठा सके, जो जिसे समरात का फ़ायदा नहीं उठा सके, तो वो हमें बैलेंस करने के लिए अमेरिका हमें कुछ तरक्याती मंसूबों के लिए, या फिर वर्ल्ड बैंक हमें तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे दे दे। ये मतलब कुछ इकोनॉमिक चार्टर पे भी कुछ चीज़ें होंगी ना, ये आपके सामने मैंने चंद चीज़ें रखी हैं, और भी बहुत सारी होंगी। जी देखिए, बात ये थी कि अमेरिका सिर्फ ये करेगा कि आपको कुछ मोहलत देगा चीजों के लिए। ये समझना कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए कोई बात होगी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो आप कहेगा जी आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं तो 6 महीने के बाद ज्यादा रोएंगे, लेकिन 2022 में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आने का कोई इम्कान नहीं है, चाहे अमेरिका कितनी भी मदद कर दे। मैं आपको, या आप मेरी बात नोट कर लें, 2022 में जो मुश्किलात हमारी हैं वो अमेरिका ठीक नहीं करेगा, कुछ मोहलतें देगा। तो इसका मतलब ये कि जो मजीद परेशानी आने वाली थी उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। लेकिन एक आप याद रखें कि दुनिया में खुद इंसारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अमेरिका के मकासद अपनी जगह हैं, पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह है, अमेरिका को नाराज करना हमारे मुफाद में नहीं है, लेकिन FATF में तो जून 22 से पहले अब हो ही नहीं सकता कुछ। अच्छा, लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपकी बड़ी गहरी नजर है चीजों के ऊपर। मुख्तसरन प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब लेकर जा रहा हूं, लेकिन एक चीज़ आपसे पूछनी थी। देखें, अब लेट्स बी वेरी फ्रैंक, CPEC के मुतालिक अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कुछ उसके बारे में कंसर्न्स हैं, मूव बहुत स्लो कर रहा है। अब उसको मैच करने के लिए जाहिर बात है वेस्ट ने हमें कुछ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल देना है। ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद बराह रास्त तो नहीं, लेकिन वेस्ट का कोई और मुल्क जो है वो हमें तवानाई के शोबे के अंदर हमारी मदद करेगा, ताकि जो हमारे तवानाई की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सके। हो सकता है अपने किसी इत्तहादी को कह दें कि पाकिस्तान के साथ ताउन करके पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में थोड़ा सा इम्प्रूव करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने रखेंगे, वो जाहिर बात है वो भी कुछ काम करना चाह रहे हैं BRI के मुकाबले में। तो आपके ख्याल से क्या उन ऑप्शंस को पाकिस्तान देखेगा? CPEC को नजरअंदाज करना खुदकशी होगी और आप कर भी नहीं सकते हैं। स्लो डाउन कर सकते हैं जो आपने कर दिया है, लेकिन जो कुछ हो चुका है उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो तो हो नहीं सकता, नंबर 1। दूसरे कि अमेरिका कभी भी आपको ऐसी इमदाद नहीं देगा जिससे आपकी मईशत में पायदार बेहतरी आए। वो प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि माली साल 2022 में शरह सूद बढ़ेगी, पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ेगा, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा और बजट खसारा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू सुस्त रहेगी। और 4 साल जब ये पूरे होंगे तो हमारा ग्रोथ रेट 2.6% औसत सालाना होगा। अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ जो बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली थी गलत पॉलिसियों के नतीजे में, उस पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखा जाएगा। इससे ज्यादा उम्मीद रखना मेरे ख्याल से जो है वो खाम ख्याली होगी, और बेहतर यही है कि अपनी पॉलिसियां ठीक करें। आज भी पाकिस्तानियों ने तो उम्मीद वाबस्ता ही नहीं की। ये तो टोटल आपको पता है ब्लैकआउट कर दिया गया है। कहीं भी आपने मीडिया के ऊपर ये बहुत ही कम खबर सुनी होगी, ये तो ब्लैकआउट ही हो गया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका वफ्द आ रहा है, और वो आप जानते हैं वो मौके, हालात और जो मामलात पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं उनकी नज़ाकत की वजह से ये बताया ही नहीं जा रहा आवाम को कि इतना बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन वहाँ से तशरीफ़ ला रहा है।
तो उम्मीद है बता तो दिया अभी- गया है। जी नहीं फैसले हो गए। नहीं, उसमें फैसला एक तो ये हुआ है कि उनकी तलाशी नहीं होगी, उनको कोरोना टेस्ट नहीं कराया जाएगा, वो ऑर्डर इशू हो गए। तो ऐसा नहीं है। हमारे एक वजीर गए थे तो उन्होंने कहा था जी आप बेलिबास हो जाएं, आपको याद होगा। और वो हमने ये कहा है कि जी हम आपकी तलाश आपकी भी नहीं लेंगे, आपके वफ्त की भी नहीं लेंगे, और आप में से किसी का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। चले, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, बड़ी ताकत है, यहाँ तक कर लें, कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अपनी शराइत जो सलामती की है उसमें कंसेशन ना उस करें, पे। हमारी मईशत के लिए अपने उसमें मुल्क की कोई concession सालमियत ना करें। बैरूनी शराइत कौमी सलामती के ऊपर बस जो है वो हमारे- सोचो विचार करके फिर ही इस किस्म की गुफ्तगू की जा सकती है। मेरे पास प्रोग्राम में वक्त मुख्तसर होता है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।